हेलो एवरीवन, कोर्स एरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये हमारा एक रिवीजन सीरीज है जिसमें एक शॉर्ट सिनॉप्सिस मिलेगा आपको, जहां से आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ये सीरीज आपके मेंस के साथ साथ प्री में भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्री के लिए हम कुछ ऐसे फैक्ट लाएंगे जो प्री में इंपॉर्टेंट होगा और कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जो स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे, हम उनका मेंस में यूज़ कर सकते हैं। एज वेल हम वैसे ही उनका उपयोग अपने ऐसे राइटिंग में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना ये सीरीज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। उम्मीद है आपको इस सीरीज में पहले पार्ट में आपको ज़्यादा मज़ा ना आए, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए क्या इस तरीके से आप उन चीज़ों को जानते हैं, आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला देखते हैं पार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं पहले स्टार्टिंग से। तो बताइए इन्वायरमेंट और मानव का संबंध कैसा रहा है शुरुआत से। अगर हम देखें तो मानव अपनी उत्पत्ति से ही, जब मानव का उद्भव हुआ पृथ्वी पे, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण मनुष्य पे हावी था उस समय। आपको पता होगा कि जब मनुष्य ने आग की खोज नहीं की थी तो मनुष्य के हालात कैसे रहे होंगे। उस समय तक मनुष्य क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करता था। आपको पता होगा कि हमारे वहाँ इक्वेटर पे जाएंगे तो इक्वेटर पे क्या होता है, आप पोल पे जाएंगे तो पोल पे ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, और जैसे ही आप जाएंगे ध्रुवों पे, ध्रुवों नहीं, विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे, तो वहाँ पे क्या होता है, सूर्य 365 दिन मतलब इक्वेटर पे ही चमकता रहता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी तुलना में हीट रहता है, तो लोग एक दूसरे जगह प्लान करते थे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती तो पोल की तरफ प्लान होते थे, जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाती थी तो ध्रुव की तरफ, इधर इक्वेटर की तरफ प्लान करने लगते थे, विषुवत रेखा की तरफ। तो क्या होता था, ये कहीं ना कहीं एडॉप्ट करते थे अपने मतलब मानसून के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को उस जगह एडॉप्ट करने का प्रयास करते थे। लेकिन जैसे जैसे आग की खोज हो गई तो मानव ने क्या किया, मॉडिफाई करने लगा, मतलब जंगलों को काटने लगा। शुरू में क्या होता था, मनुष्य जहाँ जहाँ मैदान होते थे आसानी से वहाँ फसलें उगा सकते तो वहाँ पे शिफ्ट होते थे, खुद जाते थे, वहाँ जाके फसलें उगाते थे, मतलब जंगलों को नहीं काट पाते थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे औजार नहीं थे, मतलब तापमान को प्रभावित करने के लिए उनके पास कोई ऐसे मतलब यंत्र नहीं थे। तो होता क्या था कि मनुष्य एक जगह से दूसरे में विस्थापित होता था। लेकिन जैसे आग की खोज हो गई, फिर उसके बाद धातुओं की खोज हो गई, लोहे की खोज हो गई, उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, वनों को उन्होंने काटना शुरू कर दिया, आग जला करके तापमान को बढ़ाना शुरू कर लिया, मतलब धीरे धीरे छाल पहन करके अपने आप को ठंडे टेम्परेचर में भी संरक्षित रखने का यंत्र बना लिया। अब धीरे धीरे छाल पहनने लगे, पहले जहाँ थे बंदरों जैसी लाइफ जीते थे, लेकिन अब वो छाल पहनने लगे, अपने पैरों पर सीधा चलने लगे। तो इस तरीके से हुआ था। अब मॉडिफाइड हो गए, मतलब मॉडिफाई करने लगे चीज़ों को, अब वन काट करके खेत बना दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको पता होगा औद्योगिक काल आया। औद्योगिक काल में क्या हुआ कि बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब वो क्या करने लगा, मनुष्य अब ईंधन को जला करके तापमान बढ़ाने लगा अपने जगह। लेकिन अब इससे यहीं भी स्थितियाँ नहीं ठहरी। अब पहले तो चेंज किया, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो चीज़ चेंज शुरू कर दिया था मनुष्य ने, कि उसको चेंज करने लगा। किस तरीके से चेंज करने लगा, तो आपको पता होगा कि अब वनों को काट करके अनेक तरह से यूज़ करने लगा। यहाँ तक कि डैम भी बनाने लगे, हम डैम बनाने लगे, अनेकों क्रियाएँ करने लगे। चीज़ें अब यहीं पे नहीं रुकी। अब इसके बाद क्या होता है, औद्योगिक क्रांति के बाद आपको पता होगा कि तकनीक कितना ज़्यादा विकसित हो गई है। आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई विकसित हो चुकी है। आज हम एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से अनेक प्रकार के अनुसंधान करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का किस तरीके से नुकसान करता है। तो आपको पता होगा सीएफसी गैस के बारे में, आपको पता होगा सीएफसी क्या करता है, सीएफसी ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त करता है। तो अब ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने लगा। इन्वायरमेंट को जब डिस्ट्रॉय करने लगा तो आपको पता होगा कोविड-19 का कंडीशन, तो आपको सबको अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से इन्वायरमेंट हमें प्रभावित कर रहा है। हम तो इन्वायरमेंट को विनाश कर ही रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट भी हमें नष्ट कर रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा, कभी लॉकडाउन में सभी लोग पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। ये बस एक भूमिका थी। तो अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि हम क्यों इसको पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट को हम क्यों पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट को इसीलिए पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट को, यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट की मीनिंग थोड़ी सी गलत हो गई। इन्वायरमेंट को हम समझेंगे तभी तो उसको मतलब उसके लिए सोल्यूशन निकाल पाएंगे, तभी तो हम उसको संरक्षित कर पाएंगे। तो हम एक तरीके से उसको कंजर्व करने के लिए और उसकी चीज़ों को समझने के लिए हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। जैसे कि कोई स्पीसीज विनाश हो रही है, नष्ट हो रही है, हम उसको कैसे कंजर्व करें। जब हमको उसके बारे में पता होगा तभी तो हम उसको कंजर्व कर पाएंगे। तो हम इसीलिए इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं ताकि हम उसकी चीज़ों को समझ पाएँ, उसको कंजर्व कर पाएँ। तो हम बस इसीलिए समझते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि मानव पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डालता है। जैसे इन्वायरमेंट जो है मानव पर किस तरह का प्रभाव डालता है, फिर हम अभी देखेंगे कि मानव इन्वायरमेंट पर कैसे प्रभाव डालता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि मानव पर्यावरण पर कैसे प्रभाव, मतलब हम मनुष्य पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डालते हैं, ये देखते हैं। तो मानव पर पर्यावरण पर का प्रभाव होगा, जैसे कि मनुष्य, मतलब हम जो है मनुष्य, अभी हम यहाँ समझ रहे हैं कि मनुष्य इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, मतलब मनुष्य पर पर्यावरण का प्रभाव। तो मनुष्य पर पर्यावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है बताइए। भौतिक, जब जैव भौतिक सीमाएं हैं, मतलब हमारे कुछ सीमाएं हैं ना, हम कुछ ही लिमिट तक तापमान सह पाएंगे, कुछ लिमिट तक ही प्यासे रह सकते हैं, कुछ कम ऑक्सीजन हो तो ही सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा कम हो जाए तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमारी कुछ लिमिटेशन है, हम उसके आगे नहीं कर पाएंगे। मतलब एनवायरनमेंट ने हमारे ऊपर कहीं ना कहीं लिमिटेशन सेट कर रखा है कि उसके आगे हम कुछ चीज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा आज भी पोल पे बहुत कम लोग रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ का तापमान कम है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे वहाँ कहीं ना कहीं बायो फिजिकल लिमिटेशन है, हम उन लिमिटेशनों का उल्लंघन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है करना।
दूसरा चीज़ देखें तो हमारे व्यवहारिक नियंत्रण। व्यवहारिक नियंत्रण क्या चीज़ है, पहले हम यहीं पे देख लेते हैं। पहले जय भौतिक सीमाएं, जो भौतिक सीमाएं में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आज भी हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे ही निर्भर है। किस लिए? ऊर्जा के स्रोत के रूप में। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम मतलब यहाँ तक इन्वायरमेंट पे ही निर्भर है। किस तरीके से इन्वायरमेंट? सूर्य पे ही निर्भर है। मतलब यहाँ तक कि बायोफ्यूल के रूप में आप लोगों को पता होगा कि बायोफ्यूल के रूप में हम बायो किससे मिलता है? वो भी तो इन्वायरमेंट से ही मिलता है। दूसरा चीज़ देखें, अगर हम देखें तो क्या करते हैं लकड़ी के लिए, यहाँ तक कि जो हम कार्य यूज करते हैं उनके जो होते हैं मटेरियल्स, वो कहाँ से आते हैं? इन्वायरमेंट से ही तो आते हैं। तो सारी चीज़ की लिमिटेशन फिट है, हम उनको तोड़ नहीं सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए पर्यावरण हमको नियंत्रित करता है। हम पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं कुछ अन्य मामलों में, लेकिन यहाँ इन मामलों में पर्यावरण हमको नियंत्रित करता है कि तुम इससे आगे नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ देखें तो यहाँ पे देखिए व्यवहारिक कंट्रोल। व्यवहारिक कंट्रोल कैसे होता है? व्यवहारिक कंट्रोल कुछ इस तरीके से होता है कि आपके वहाँ अगर भूकंप आ जाए तो अब क्या होता है, लोग तनाव में आ जाते हैं। दूसरा चीज़, आपको इस टाइम लॉकडाउन की वजह से आप लोग सब मतलब सिंपली देखते होंगे कहीं कहीं मानसिक तनाव होने लगता है एक ही जगह बैठे बैठे। तो इन्वायरमेंट इस तरीके से भी कंट्रोल करता है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, कहीं कहीं तापमान कम रहता है, कहीं ज़्यादा रहता है। इस तरीके से व्यवहारिक सीमाएं भी डालता है इन्वायरमेंट मनुष्य के ऊपर, ताकि मनुष्य एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट होता रहे या फिर मैनेज करता रहे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करता रहे। तो ये व्यवहारिक सीमाएं भी हैं हमारी। जैसे कि हम मतलब अगर कोई गर्म क्षेत्र का मनुष्य किसी ठंडे क्षेत्र में चला जाए तो उसके लिए क्या होगा, बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। वैसे ही एक ठंडे प्रदेश का मनुष्य अगर गर्म प्रदेश में आ जाए तो उसके लिए भी सीमाएं हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से व्यवहारिक कंट्रोल भी डालता रहता है, करता रहता है इन्वायरमेंट। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला। तो संसाधनों की उपलब्धता के मामले में अगर देखें तो ये भी इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है। जैसे कि आप देख सकते होंगे मैप में, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑयल फील्ड किन किन रीजनों में है। तो आपको खाड़ी देश नजर आएंगे, थोड़े सी यूएसए वाले रीजन नजर आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यूरोपियन रीजन नजर आएंगे। यहीं पर तो ऑयल फील्ड है, क्यों हमारे वहाँ नहीं है? तो यही चीज़ रीजन है कि सभी जगह संसाधनों का समान वितरण नहीं है। समान वितरण न होने की वजह से हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास भी असमान रूप से देखने के लिए मिलता है। अगर आपसे मेंस में पूछा जाए कि विश्व में असामाजिक मतलब सामाजिक असमानताओं के मुख्य कारण क्या क्या हैं, तो आप उनमें कहीं ना कहीं इनका भी नाम दे सकते हैं कि इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, और संसाधनों का असमान वितरण होने के कारण, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं साइंटिफिक और एजुकेशनल नॉलेज भी कम है लोगों में, ताकि उसका दोहन नहीं कर पाते हैं। आपके पास भरपूर संसाधन हो, आप उसका दोहन न कर पाए तो भी पिछड़े रहेंगे। तो ये भी आप बता सकते हैं कि संसाधनों का पहली बात तो असमान वितरण है, दूसरा शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं लोग, जिसकी वजह से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे दक्षतापूर्ण उपयोग नहीं करने के कारण वो पिछड़े हुए हैं। जैसे कि ले सकते हैं अब यहीं पे सीरिया ले सकते हैं, सीरिया के साथ साथ सोमालिया ले सकते हैं। ये सब रीजन क्यों पिछड़े हैं? पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। और वहीं इजराइल ले सकते हैं, इजराइल इनसे भी कहीं बेकार स्थिति में है, फिर भी वो अपने शैक्षणिक और रिसर्च R&D के माध्यम से कितना आगे निकल गया है। मतलब डेजर्ट में भी वो कृषि करते हैं वहाँ पे, लेकिन इन रीजन में नहीं होती है क्योंकि भौगोलिक स्थिति भी अच्छी है। यहाँ पर रीजन ये है कि इनके पास संसाधन भी है, संसाधन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉलेज अगर होता है इनके पास R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं बढ़ पाते हैं। तो यही रीजन है। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी कहीं कहीं इफेक्ट डालती है। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे तो शैक्षणिक और सामाजिक विकास भी डाल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हम देख रहे थे इन्वायरमेंट केवल इन 3 तरीके से प्रभाव डालता है। अगर हम देखेंगे सामाजिक कंडीशन में, तो सामाजिक में आप वो डाल सकते हैं एजुकेशन, रिसर्च, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे बस 3 ही आप ध्यान दीजिएगा, 3 तरह का प्रभाव डालता है। वो कौन कौन सा? बायोफिजिकल लिमिटेशन, कि हमारे बहुत जैविक सीमाएँ हैं कुछ, उसके आगे हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई अभी अचानक आपदा ऐसी आ गई प्राकृतिक, तो हम उसके आगे कुछ कर नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर, अचानक कंट्रोल नहीं कर पाते, लंबा समय लग जाता है रिसर्च करने में, फिर पता चलता है कि इस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी कुछ सीमाएँ हैं, क्योंकि हम प्रकृति के अंदर हैं, प्रकृति से ऊपर नहीं हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति पे हम डिपेंडेंट हैं, प्रकृति हम पे डिपेंडेंट नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब व्यवहारिक कंट्रोल भी आप समझ गए यहाँ पे कि व्यवहारिक कंट्रोल क्या होता है, कि हमारे कुछ व्यवहार अलग होते हैं, अलग अलग आपको पता होगा। तो दूसरे तरीके से, एक तरीके से ऐसे समझिए कि हमारे वहाँ यूपी में, और दूसरा कंडीशन लेते हैं यूरोप का। यूरोप में क्या होता है, वहाँ के लोगों में ज़्यादातर मांसाहारी और अल्कोहलिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मांस खाते हैं। लेकिन हमारी यूपी और इन उत्तर भारत के रीजन में देखें तो भारत के रीजन में क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ की जलवायु वार्म है, वार्म होने की वजह से ये लोग क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं, अल्कोहल कम कंज्यूम करते हैं। फिलहाल एक्सेप्शन तो छोड़ सकते हैं, एक्सेप्शन तो हमारे यूपी में भी, भारत में भी, सारे रीजन में भी हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को छोड़ के अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यवहार में डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। हमारे वहाँ जानवरों को लोग मतलब पूजा के स्वरूप देखते हैं, मतलब पूजा पाठ के स्वरूप से देखते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको कंजप्शन के रूप में देखते हैं, मतलब उपभोग के रूप में, उपभोग की वस्तु देखते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पूजा के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से व्यवहारिक रूप में भी आप देख सकते हैं। संसाधनों की उपलब्धता तो आप समझ ही गए, असामान्य संसाधनों की उपलब्धता। चलिए अगला देखते हैं, हम इसमें भाग में देखते हैं कि पर्यावरण कैसे मानव पर प्रभाव डालता है। हमने तो वहाँ से देख लिया कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, हमने वहाँ देखा था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, मतलब पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य पे कैसे होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि मानव का प्रभाव पर्यावरण पर कैसे होता है। तो बताइए कैसे होता है मानव का प्रभाव पर्यावरण पे? तो देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन मतलब माइनिंग, खनन का प्रभाव कैसे होता है
पर्यावरण पे, तो आपको पता होगा जब खनन होता है तो वहाँ से अनेकों प्रकार की गैसें रिलीज होती हैं जो जाकर के मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं, और फिर उससे क्या होता है, जो हीट होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है। ट्रैप्ड होने की वजह से क्या होता है, जो तापमान होता है वो बढ़ने लगता है, हमारे आसपास का तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को वो क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा चीज़ एयर पॉल्यूशन होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि हमारे जो एक्टिविटी होती है जैसे कि माइनिंग, इसकी वजह से एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसकी वजह से ही ग्राउंड वाटर भी प्रभावित होता है, एसिड रेन होता है, और अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं, नॉइज पोल्यूशन भी होता है। अब दूसरा चीज़ देखें कि हम मनुष्य कैसे प्रभावित करता है एनवायरनमेंट को, द इम्पैक्ट ऑन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द एनवायरनमेंट। औद्योगिकरण का भी प्रभाव तो होता है। आप अपने मेंस के उत्तर में लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण के प्रभाव से भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पे भी एनवायरनमेंट की मीनिंग गलत हो गई है, इसको हम पीडीएफ में सही करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। औद्योगिकरण के यहाँ से उससे प्रभावित होता है एनवायरनमेंट। आप देखिए अब एडवांस जो टेक्नोलॉजी है और एडवांस एग्रीकल्चर है, इससे कैसे एनवायरनमेंट प्रभावित होता है। आप जरा सोचिए कि कैसे एनवायरनमेंट प्रभावित होता है एडवांस टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर से। तो देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या क्या है। एडवांस टेक्नोलॉजी इस समय सिविल एविएशन है, जो हमारी जहाज उड़ रही है उससे है। और दूसरा चीज़ देख सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या है, ये जो हम इस समय घरों में एसी लगा के रखे हैं, इससे भी तो बहुत सारी गैसें रिलीज हो रही हैं। इसके साथ साथ इस समय ऑटोमेशन हो गया। इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, अन्य तकनीकों के माध्यम से हम पेड़ों की कटाई बहुत तेज़ी से कर लेते हैं, ज़मीन की खुदाई बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। इससे क्या होता है बताइए। इससे तो प्रभावित यही होता है ना कि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं अपने जो प्रकृति का नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है। आपको पता होगा कि मतलब प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह का विनाश भी करती है तो उसके साथ निर्माण भी करती है। डिस्ट्रॉयर भी है तो मॉडिफिकेटर भी है, मतलब मॉडिफाई भी करती है और उसको विनाश भी करती है। निर्माता भी है और विनाशक भी है प्रकृति। लेकिन हमने जब टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो कहीं भी तालाब खोद ले रहे हैं, कहीं भी क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एडवांस तरीके से कर ले रहे हैं, इसका तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो यही यहाँ पे समझना था कि एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस एग्रीकल्चर, जब हम गहन कृषि करते हैं ज़मीन पे तो उससे क्या होता है, उर्वरता उसकी कम होती है, और वो एक समय के बाद उर्वरता उसकी इतनी गिर जाती है कि उत्पादन करने की क्षमता नहीं रह जाती उसमें। दूसरा चीज़ देखें तो अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट भी इन्वायरमेंट पे देखने के लिए मिलता है। कैसे देखने के लिए मिलता है बताइए। इससे तो वनों को हम काटते हैं ना, इन्वायरमेंट मतलब जब भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वनों को काटते हैं। सपोज मान लीजिए इतना बड़ा रीजन है कोई, यहाँ पे इतने बड़े वन हैं, इतने बड़े वन वाले क्षेत्र थे, ये सारे वन वाले क्षेत्र हो गए, बड़े से फैले हुए थे यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे पहले लोग जाके बस गए, शहर बन गया, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ऐसे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जीवों के आवास जो है वो नष्ट हो रहे हैं। तो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहा है, मनुष्य और जीवों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में कभी कभी जीव शिकार हो जाता है तो कभी मनुष्य शिकार हो जाता है। ये भी तो समस्याएं हैं। अब इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का प्रभावित करता है। आपको पता होगा फूड साइकिल तो आपको समझ ही रहे होंगे, फूड साइकिल का क्या प्रभाव है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि अर्बनाइजेशन का इफेक्ट किस तरीके से एनवायरनमेंट पर डाला। जब फूड साइकिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी प्रभावित होगा। चलिए अब इतने तरीके के आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट प्रभावित होता है। चलिए हमें किनारे से देखते हैं, साइड से। एयर पोल्यूशन क्या हो रहा है, ये एक तरह से कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को भी ये प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। अर्बन एयर पोल्यूशन, शहरी शहरों में जो आपको पता होगा हीट वेव की रीजन, उसके साथ साथ फ्लड वाला रीजन, मतलब जैसे कि तुरंत बारिश हो जाना और उसके बाढ़ आ जाना, वो घटनाएं भी शहरों में देखने के लिए मिले। किसके कारण, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, ये ज़्यादातर पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। आउटडोर पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन और यहाँ तक कि नॉइज पोल्यूशन, ये सारे किसके रीजन है, पोल्यूशन के ही तो रीजन है, हमारी एक्टिविटी की वजह से ही हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी डिप्लेशन, मतलब जैव विविधता में कमी। अभी हमने यहाँ समझाया आपको कि इतना बड़े रीजन में धीरे धीरे जब आवास बढ़ाते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो वन्य जीव हैं उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। और जब उनके आवास नष्ट होंगे तो इससे क्या प्रभाव होगा कि वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो यहीं पे बायोडाइवर्सिटी डिप्लेशन, आपको बायोडाइवर्सिटी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक छोटा सा रीजन है वनों का, अब इसमें 2 जीव हों तो डाइवर्सिटी कम है, लेकिन हजारों प्रकार के जीव हों, पौधे हों, उनकी जितनी ज़्यादा प्रजातियां होंगी उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। जब इनकी प्रजातियां घट करके 2-3 प्रजातियां हो जाती है तो उसको कहते हैं डिप्लेशन, मतलब घटने लगी उनकी प्रजातियों की संख्या, अलग अलग प्रजातियों की संख्या। तो इसको हम जेनेटिक भी कह सकते हैं और प्रजातीय विविधता भी कह सकते हैं, दोनों तरह की होती है विविधता। तो जितनी अधिक विविधता होगी तो उनके सर्वाइव करने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतनी ज़्यादा वो आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी होगी डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी और सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं।
उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये तो हमने आपने देख ही लिया। और दूसरा चीज़ देखते हैं डिग्रेडेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन, उनका क्षरण होना, आवासों का एक्सटेंशन, विलुप्त हो जाना, उनका आवास ही नष्ट हो जाएगा तो वो क्या होंगे, वो खुद ही विलुप्त हो जाएंगे। फूड सप्लाई प्रॉब्लम किस तरीके देखने के लिए मिलता है, तो बताइए फूड सप्लाई किस तरीके से देखने को मिलता है। हम लोग कहीं ना कहीं उत्पादन ज़्यादा करने लगे हैं, उसके लिए आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं इस समय कि जीएम क्रॉप और मिक्सिंग करने लगे हैं हम, मतलब अवांछित चीज़ों को उसमें मिलाने लगे हैं फूड में, मतलब लाभ कमाने के चक्कर में, या फिर दूसरे तरह से कह सकते हैं कि फूड सप्लाई बढ़ाने के लिए मिक्सर करने लगे तो ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट डालने लगा है। अब थोड़ा सा इसको टॉपिक से हम समझ रहे हैं कि भटक रहे होंगे, इसको भटकना ही कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मानव पर्यावरण संबंध हम समझ रहे हैं, लेकिन हम लगे समझाने कुछ और। तो इस तरीके से बस आपको समझने की जरूरत है, आप इसको छांट करके अगर डालना हो ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट तो आप समझा लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, फार्म लैंडलेस लैंड रूज, मतलब जो किसान हैं वो अपना स्थान गंवा देते हैं। किस तरीके से, जब डिग्रेडेशन हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा, वहाँ पे फसलें ही नहीं होंगी तो उनको अपना लॉस ही होगा। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, उर्वरक आ गए हैं जिनका फिर से उनका यूज कर लेंगे। लेकिन आप लोग जरा सोचिए कि ज़्यादा हम उर्वरक यूज़ करेंगे, ज़्यादा रसायन यूज़ करेंगे तो क्या प्रभाव उसका देखने के लिए मिलेगा, जो किसान होगा उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। दूसरा चीज़, उसकी जो फसलें उत्पादित होंगी उस पर प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। फिर ग्राउंड वाटर पर एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा अब देखिए यहाँ पे ओवर फिशिंग, फिर कोस्टल पोल्यूशन, सॉइल इरोजन और सॉइल सैलिनाइजेशन, फिर वाटर लॉगिंग, मतलब जब जल भराव। आपको पता होगा कि भारत के बहुत सारे रीजन ऐसे हैं और किसान भी कुछ ऐसे हैं, भारत के बहुत सारे किसान हैं जिनको लगता है कि मुफ्त में अगर जल मिल रहा है तो खेत में भर दो पानी। अब उनको ये नहीं पता होता कि खेत में जरूरत से ज़्यादा पानी भरने से वाटर लॉगिंग की इशू होती है, फिर सैलिनाइजेशन की इशू देखने के लिए मिलता है। जैसे कि राजस्थान, यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब के रीजन में किसान ज़्यादा पानी भर लेते हैं, उसकी वजह से उनके खेतों का में प्रॉब्लम होने लगती है, उर्वरता उनकी गिर जाती है। जरूरत उतनी ही, जितनी खेत की जरूरत है उतना ही पानी दें। तो मुफ्त में जरूर ज़्यादा पानी यूज़ करने से कहीं ना कहीं पानी की भी बर्बादी होती है और खेत की उर्वरता भी घटती है। वाटर शॉर्टेज, जल की कमी हो जाती है। आप राजस्थान के रीजन में रहेंगे तो आपको जल की कीमत समझ में आएगी। अगर आप यूपी के रीजन में या फिर बिहार या इधर ले लें छत्तीसगढ़ रीजन में, थोड़े से जल की प्रभावित समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन यूपी और बिहार के रीजन में या फिर पश्चिम बंगाल के रीजन में जल की समस्या नहीं देखने को मिलती। अगर उन रीजनों में है तो आपको जल की कीमत नहीं समझ में आएगी। लेकिन जैसे अब राजस्थान और यहाँ पे बुंदेलखंड के रीजन में आप जाएंगे तो आपको जल की कीमत समझ में आएगी, क्यों, वहाँ पे जल की शॉर्टेज है। दूसरा चीज़ देखें तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, लोग भूजल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। किस तरीके से, इस समय ट्यूबवेल का उपयोग करके उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने इस समय सिंचाई योजना के अंतर्गत इसका उपयोग बढ़ा दी है, अब सोलर पंप लगवाने के लिए प्रोविजन कर दी है। इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं डिप्लेशन हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो प्रोविजन कर दिया है लेकिन उसके लिए कोई कंट्रोल वाला प्रोविजन नहीं किया कि लोग जरूरत से ज़्यादा ना यूज़ करें। अब ऐसे में क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी डिप्लेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा क्षरण हो रहा है। अब डाइवर्सिटी भी इससे लूज हो रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हार्बिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो जीव जो होंगे उनकी प्रजातियाँ, छोटे छोटे जीवों की प्रजातियाँ होंगी जो पॉलिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वही तो नष्ट हो जाएंगी। और पॉलिनेशन में उनकी भूमिका नष्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको पता होगा कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जैसे कि भौरा ले सकते हैं, अब वहाँ पर डालेंगे पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाएँ डालने से क्या होता है, वो मर जाएंगे। अब मर जाएंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फसलें ज़्यादा उत्पादित नहीं होंगी। फिर आप क्या करेंगे, और दवा डालेंगे ताकि उत्पादन हो। हमारे मार्केट में जाकर देखेंगे तो फलों को पॉलिनेशन के लिए भी दवाएँ आ गई हैं। इतना मतलब खराब स्थिति हो गई है कि हम भौरों से पॉलिनेशन ना करवा के आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस देखेंगे, और जब आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिनेट करवाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। पुअर न्यूट्रिशन, खराब पोषक तत्व उसमें हो जाएंगे। खराब पोषक तत्व कैसे हो जाएंगे, खराब पोषक तत्व तो कुछ ऐसे हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि मधुमक्खी के छत्ता देखे होंगे आप, वहाँ पे कितनी तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। वहाँ पे रानी मधुमक्खी होती है, ड्रोन होता है, वर्कर मतलब जो होते हैं मधुमक्खियाँ वो होती हैं। अगर ये सब ना हो, हम आर्टिफिशियल तरीके से मधुमक्खी निकालें तो क्या वो उसमें पोषक तत्व होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि जो वर्कर जो होते हैं ड्रोन मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने पंखों से धुआं निकाल के उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करती हैं, और जो वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं वो जाकर शहद लाती हैं, तब ना होता है पोषक तत्व। तो ऐसे यहाँ पे जब आर्टिफिशियल तरीके से हम यूज़ करेंगे तो न्यूट्रिशन और पोषक तत्व कम हो जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डियस वेस्ट जो होते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं रिलीज हो रहे हैं। हमारे इस समय कुछ ऐसे अनेकों प्रकार की ऐसी चीज़ें, जैसे कि इस समय जिससे आप फोन से यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, वहाँ पे भी आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट देखने के लिए मिलेगा। कैसे देखने के लिए मिलेगा, जब ये फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो इसको आप वैसे ही फेंक देंगे, डंप कर देंगे इधर उधर। अब उस डंप करने की वजह से आपको नहीं पता कि उसमें कितने हार्मफुल केमिकल नहीं रिलीज होंगे, वो क्या करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालेंगे, और ये हैजार्डस कहीं कहीं हैं जो हमारे ही स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल हैं। एयर पोल्यूशन में आप देख सकते हैं, सेडिमेंटेशन देख सकते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं, टॉक्सिक केमिकल उसमें रिलीज हो जा रहे हैं वाटर में। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। आपको पता होगा कि ज़्यादातर स्किन डिजीज होते हैं वाटर पोल्यूशन से, और यहाँ तक कि लंग्स, किडनी फेलियर भी देखने के लिए मिलता है। इन्फेक्शन एजेंट इससे रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाता है। आपको पता होगा कि DOB के नाम सुने होंगे आपको, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो आपको उससे चीज़ समझ सकते हैं। हमने पिछली सीरीज में उसको डिस्कस किया था। मतलब ऑक्सीजन डिमांड वो चीज़ होता है कि जल में कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वहाँ के जीवों की सर्वाइव करने के लिए, मतलब जो उसमें केमिकल उनको, मतलब ऑर्गेनिक जो
क्या कहते हैं उसको दूसरे तरीके से समझाएं तो उसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको तोड़ने के लिए जीवों को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसी को कहते हैं DOP, डिमांड ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लेशन होगा, क्षरण होगा तो जीव उसके अंदर मर जाएंगे। अब पेस्टिसाइड का यूज ज़्यादा हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन हो रहा है। जल का मतलब ऑयल स्पिल मतलब होता है कि जो तेल होता है वो आपको पता होगा बहुत बार कि जब सीप एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो जल जो ऑयल होता है वो जल में कहीं ना कहीं फैल जाता है, तो उसकी वजह से भी जीव प्रभावित होते हैं। एक्सेस हीट अधिक तापमान से क्या होगा, इससे वाष्प के रूप में बदल जाएगा, ये भी रीजन है। और या फिर जो आपको पता होगा कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे कि शैवाल वो भी तो मर जाएंगे। बहुत सारे जीव हैं जो एक निश्चित तापमान तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, उससे अधिक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा किसी जल का तो वो मर जाएंगे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। अब चलिए आगे हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें समझते हैं। जैसे कि अगर आप पर्यावरण की परिभाषा पूछा जाए तो कैसे बताएंगे आप? बताएंगे कुछ इस तरीके से कि पर्यावरण प्रकृति का एक घटक है, ठीक, जिसमें बायोटिक जीवित जीव मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अजीवित मतलब अजैविक जैसे कि अबायोटिक मतलब जैसे पेड़ पौधे, लैंड, ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे नहीं, लैंड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्रकाश हो गया, ये दोनों जब आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं तो उसको उसमें जो निवास करने वाले क्रिया करने वाले निवास करने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 3 तरीके से होगा। कौन? एटमॉस्फेयर मतलब एयर हवा, और हाइड्रोस्फेयर, फिर उसके बाद लिथोस्फेयर। ये तीनों एक दूसरे जहाँ क्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? बायोस्फीयर। जहाँ पे हम या मनुष्य रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं तो आप वहाँ बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, और लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर स्थल मंडल। ये तीनों एक दूसरे से जहाँ क्रिया करते हैं वहाँ पे मनुष्य सर्वाइव करता है या अन्य जीवित जीव सर्वाइव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर जीव मंडल कहते हैं। आप इस बेसिक चीज़ था, आप इसको याद रखिएगा। आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है प्री में, मेंस में भी। अगर इसका मेंस में तो ऐसे कोई स्पेसिफिक जरूरत नहीं पड़ती है इसकी चीज़ की, लेकिन प्री में जरूरत पड़ सकती है, तो आप इसको बस याद रखिएगा। अब दूसरा चीज़ देखें, आपसे पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डालने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, या फिर इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, आप इस चीज़ को बता सकते हैं। देखिए इसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़े थोड़े इधर उधर डाइवर्जन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अबायोटिक और बायोटिक, बायोटिक अबायोटिक, जैव गैर अजैव चीज़ें। जैसे कि बायोटिक में देखेंगे जैव चीज़ें में इसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, सभी जीवित जीव आ जाएंगे, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। ये सभी एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और इंटर रिलेशन एक्शन होता है इनका, तो इसी सारे एक तरह से प्रभाव डालते हैं इन्वायरमेंट पे। दूसरा चीज़ देखें बायोटिक अबायोटिक में, ये तो बायोटिक हो गए। अब अबायोटिक में देखें तो ऑल फिजिकल फैक्टर जैसे कि हो गया टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी मतलब जल वाष्प, वाटर, सॉइल और मिनरल्स, गैसेज, ये सभी क्या हो गए? अबायोटिक। गैर जीव मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जीवित जीव, यहाँ पे देखें गैर जीवित जीव, ये दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पर प्रभाव डालते हैं, किसी रीजन के इन्वायरमेंट पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्या हुआ? आप बोल देंगे तुरंत ये तो हो गया कौन सा रीजन? इक्वेटर का रीजन हो गया। इक्वेटर पे तो ये कंडीशन देखने के लिए मिलता है, इसीलिए आपको पता होगा वहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है, संवहनी वर्षा होती है वहाँ पे। उसके आसपास का रीजन मतलब डायरेक्ट कहें, अगर सीधी सी बात कहें हाई टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलता है तो आप याद रखिएगा इक्वेटर पे देखने के लिए नहीं मिलता है, इक्वेटर के थोड़े से ऊपर देखने के लिए मिलता है। 0 से 5 के आसपास देखा था, 5 से 23.5 के आस बीच में देखने के लिए मिलता है, तो उन रीजनों में देखने को मिलता है, ना कि डायरेक्ट इक्वेटर पर। भूमध्य रेखा पर सीधे तापमान नहीं डायरेक्ट होता है, वहाँ पर थोड़े कम होता है, लेकिन उसके जस्ट बगल साइड वाले रीजन में ज़्यादा तापमान देखने के लिए मिलता है। दूसरा चीज़ देखें, अगर इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करें तो इन्वायरमेंट को प्रभावित करने इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, और कल्चरल हो सकता है। आपको कल्चरल कैसे जोड़ सकते हैं? कल्चरल अभी हमने समझाया था कि थोड़ा सा ले लेंगे किसका एग्जाम्पल, अभी हम उसको समझेंगे। चलिए यहाँ देखिए एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, तो ये तो आपने समझ लिया फिजिकल फैक्टर अभी पीछे कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जीवमंडल का निर्माण करते हैं। अब जीवमंडल में क्या क्या आएंगे? जीवमंडल में बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में क्या होगा कि प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा और डीकम्पोजर होगा। प्रोड्यूसर कौन कौन से हो गए आपको पता होगा, प्लांट हो गए। अब कंज्यूमर कौन से हो गए? कंज्यूमर हो गए हम मनुष्य भी तो हो सकते हैं कंज्यूमर, या छोटे जीव हो सकते हैं जो सीधे पौधे को खाते हैं। अब जो जीवों को जो पौधों को खा के बड़े होते हैं उन जीवों को खाने वाले को क्या कहते हैं? हम खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। अब जो इन सबके मरने के बाद उनको डीकम्पोज करते हैं उनको डीकम्पोजर करते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा चीज़ किसी रीजन के मतलब इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले कारकों में सोसाइटी हो गई, अलग अलग सोसाइटी होगी, इकोनॉमी होगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था, और पॉलिटिकल कंडीशन होगा। ये भी वहाँ के इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है आप इस तरीके से समझिए कि इजराइल की बात करें तो इजराइल में क्या होता है, वहाँ की सोसाइटी जस्ट उसके आसपास के देखेंगे, जैसे कि हो गया सीरिया हो गया, यहाँ पे ईरान इराक हो गया, ये कैसे हैं? सभी लगभग सिमिलर हैं, लेकिन वहाँ की सोसाइटी में डिफरेंट होने की वजह से वहाँ की स्थितियाँ भी डिफरेंट है। तो आप ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं, एक तो रिच है, दूसरा पुअर है।
आप सऊदी अरब का ले सकते हैं, इकोनॉमी वहाँ पे ऑयल पाया जाता है, रिसोर्सेज हैं वो अमीर है, वहाँ की सोसाइटी अलग है। लेकिन वहीं यहाँ देख सकते हैं सोमालिया में क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, पॉलिटिकल कंडीशन खराब है, सोसाइटी क्या है, गरीब है। इन्वायरमेंटल कंडीशन भी वहाँ पे बहुत डेंजरस है, वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत ख़राब है, क्योंकि लोग प्राकृतिक संसाधन जो उनका एकदम मतलब वैसे दोहन करते हैं जैसे मानो कि उनको मुफ्त मिला हो, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं प्रभावित करने वाले। लेकिन मूल रूप से अगर हम देखें तो मूल रूप से तीन भागों में बांटते हैं किसको, पर्यावरण घटक को हम 3 रूप में देखते हैं। अगर 3 रूप में आपसे पूछा जाए तो कैसे बताएंगे, भौतिक क्रिया या जैविक संगठन, ये पहला हो गया जैविक संगठन और फिर ऊर्जा संगठन। तो भौतिक क्रिया हो गया जैसे कि स्थल हो गया, यहाँ पे फिजिकल, जल वायु हो गया, जल हो गया, ये सम्मिलित रूप से इसको क्या कहते हैं, भौतिक क्रिया कहते हैं इसको। दूसरी तरह से देखें तो जैविक संगठन के अंतर्गत, भौतिक संगठन तो ये चीज़ हो गई। अब जैविक संगठन देखते हैं, जैविक संगठन के अंतर्गत यहाँ पे जो जीव होते हैं, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, इनको सम्मिलित किया जाता है किसमें, जैविक संगठन में। ये सारे मनुष्य भी इसी में आ जाएंगे जैविक संगठन में, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ऊर्जा संगठन में देखें तो वहाँ पे सूर्य के प्रकाश, भूतापीय ऊर्जा, ये सम्मिलित करते हैं किस चीज़ को, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को। चलिए हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में बढ़िया से समझते हैं। बढ़िया समझने का अर्थ ये है कि आप ऐसे पृथ्वी बनाइए, ग्लोब में आप एक इक्वेटर पर लाइन खींचते हैं, थोड़ा सा इस पर कर्क रेखा, मकर रेखा भी बना लेते हैं, यहाँ पे पोल पे बना लेते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। आप समझिए कि जैसे कि आप यहाँ देशांतर, चलिए हो गया देशांतर, अब अक्षांश भी हो गया, कि जैसे जैसे आप बदलते हैं तो क्या होगा, इस रीजन पे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, फिर तापमान, सूर्य का प्रकाश भी ज़्यादा मिलेगा, तो आपको किस तरह का वन देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे सदाबहार वन देखने के लिए मिलेंगे। इन रीजन में सदाबहार वन देखने के लिए, क्यों सदाबहार वन देखने के लिए मिलेंगे, सदाबहार वन इसलिए देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे हर कंडीशन उपलब्ध है जिससे पेड़ पौधे आसानी से बढ़ सकें। लेकिन अब जैसे ही आप बढ़ेंगे इस रीजन में, पोल के रीजन में, इस रीजन में आप जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होगा और यहाँ पे प्रकाश की ऊर्जा कम मिलेगी, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे कम डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेंगी। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये 3 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्थल मतलब जैसे कि स्थल होगा यहाँ पे किस अक्षांश पे है ये निर्धारित करता है। अगर ये अक्षांश एक इस रीजन में है तो क्या होगा, वहाँ का तापमान लो होगा, बहुत ऊंचा है तो भी लो होगा। तो ये चीज़ें आप समझिएगा कि जैसे कि भौतिक स्थिति, भौतिक संगठक, उसकी संरचना कैसी है, कितनी ऊंचाई पे है, कितना नीचे है, ज़्यादा नीचे होगा तो भी प्रभावित होगा, ज़्यादा ऊंचाई होगा तो भी प्रभावित होगा, तो उसकी भौतिक स्थिति निर्धारित करेगी। जैविक संगठन, जैसे कि वहाँ पे किस तरह के जीव पाए जाते हैं, तो जीव जंतु भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि डेजर्ट वाला कंडीशन होगा तो वहाँ पे जीव कम पाए जाएंगे, ये किससे निर्धारित होगा, ये तो ऊर्जा संगठक से निर्धारित होगा। वहाँ पे जब तापमान ज़्यादा होगा और ये इसकी दूरी भी यहाँ पे पहले और दूसरे तीसरे कंडीशन को जब जोड़ेंगे कि मान लीजिए ओशियन इतनी दूर पे है और स्थलखंड यहाँ पे है, तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी तो अपने अंदर जो जलवाष्प ले रहेंगे तो इधर ही बारिश कर देंगे, यहाँ तक बारिश नहीं करेंगे तो डेजर्ट हो जाएगा। तो आप उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो रिकॉल हो पा रहा होगा आपको ये चीज़ें क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं कि उसकी अवस्थिति निर्धारित करती है वहाँ की संरचना कैसी होगी, वहाँ पे जैविक संगठन कैसे होंगे, ऊर्जा की संरचना, ये तीनों एक दूसरे सम्मिलित रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ आप समझिएगा, ये तीनों मूल कारक हैं। आप आंसर में लिखेंगे तीनों को तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लास्ट में जो यहाँ पे चीज़ दी हुई थी कल्चरल और बायोटिक, तो ये तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऊर्जा का संगठक है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस अक्षांश पे होंगे उसी अक्षांश का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने फूड साइकिल का डाल रखा है, फूड चेन का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो समझाया था अभी पिछले जस्ट स्लाइड में, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझ लेते हैं, इसको हम बहुत विस्तृत रूप में समझेंगे अगले भाग में। यहाँ पे आप देखिए हमेशा पूछा जाता है आपसे हैबिटेट और निकेत के बारे में, तो बताइए हैबिटेट किसे कहते हैं, निकेत किसे कहते हैं। देखिए अगर आप किसी रीजन में निवास करते हैं, हम मनुष्यों का आवास क्या है, इतना बड़ा है, और निकेत क्या है बताइए। हैबिटेट होता है बड़ा सा रीजन जहाँ पे किसी चीज़ में एक प्रजाति निवास करती है, वहाँ पे रहते हैं, तो उसको हैबिटेट कहते हैं। और नीच किस क्या होता है, एक अलग अलग सोसाइटी का आवास, अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि यहाँ पे रिच लोग रहते हैं, पुअर लोग रहते हैं, यहाँ पर अलग कास्ट की कम्युनिटी, यहाँ पे अलग समुदाय रहता है, तो इसको निकेत कहते हैं। जिससे पता चलता है कि यहाँ की स्थिति कैसी है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, क्या क्या समस्याएं हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सर्वाइव करते हैं। इन सभी को मिला के हम कहते हैं आवास। यहाँ पे आवास कहते हैं, यहाँ पे आवाज़ हो गया, आवास होता है, आवास इसको कहते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आवास और निकेत में अंतर, निकेत क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी एक कम्युनिटी का आवास। यहाँ पे एक आवास बहुत बड़ा रीजन होता है, उसके अंदर छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं उसको निकेत कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति को। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद। आपको जिस ये सीरीज़ में कोई कमी आई दिखी हो तो आप उसको जरूर बताएं।